दोस्तों, मैं सी अवधेश कुमार चौधरी। मैं अभी सी ए फाउंडेशन में क्लास ले रहा हूँ और मैं जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वही कवर कर रहा हूँ। तभी थ्योरी चल रहा है। इसमें हम लोग अकाउंटिंग एजम्पशन देखेंगे, क्या क्या अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है इसके अंदर। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ये है कि जैसे किसी पर्सन के बारे में आप प्री ऑक्युपाइड रहते हैं। अब पहले एक अपने बैकएंड में सोच रहता है, थिंकिंग रहता है कि हाँ मतलब ये होगा। तो वही एजम्पशन है, मतलब कोई पहले से हमें रहता है कि बाय डिफॉल्ट ये पता था कि ये होगा, ये तो होगा ही। और कुछ है प्रिज्यूम करके पहले जानते हैं, प्रिजम्पशन या एजम्पशन। तो वही है कि यहाँ अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब इतना एज्यूम किया जाता है कि ये तो होगा ही, इसके अलावा पता नहीं क्या हो, बट इतना तीन तो होगा ही। तो तीन अकाउंटिंग एजम्पशन है। पहला क्या क्या है? गोइंग कंसर्न, उसके बाद कंसिस्टेंसी और अप्रूवल है। देखते हैं डिटेल में क्या है। गोइंग कंसर्न क्या है कि आप जो भी कंपनी है या कोई भी एंटिटी है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एंटिटी चलती रहेगी। अभी ईयर एंड में कंप्लीट हम क्लोज नहीं होगी। भले ही हम अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं ना, पहले हम P&L बैलेंस शीट, ये हम फॉर द फाइनेंशियल बनाते हैं 31 मार्च एंड 31 मार्च। तो वो उस पीरियड का अकाउंटिंग होता है ना कि उस दिन कंपनी क्लोज हो जाती है। कंपनी तो आगे भी चलेगी, इसीलिए बहुत सारा ट्रीटमेंट ऐसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है। तो इस सब का जो ट्रीटमेंट है उसी बेसिस पे होता है कि मतलब हाँ कंपनी चलती रहेगी, आगे रिलाइजेबल वैल्यू उस पर होगी, ना कि क्लोजिंग जो उस दिन मार्केट वैल्यू उस पर होगा। उसका कंसिस्टेंसी है कि जो अकाउंटिंग मेथड पॉलिसी फॉलो कर रहा है कंसिस्टेंटली, वो नेक्स्ट ईयर भी होगा। क्योंकि हमारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जो हमें करना है वो कंटिन्यू करते रहना, जब तक कोई लीगल बार्ड ना हो। मतलब लीगली कोई इम्प्लीकेशन अगर आता है, कोई एक्ट आता है, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं उसके बेसिस पे। नहीं तो हमें जो अभी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं वही आगे भी करते रहना है। अक्रूवल क्या है? अक्रूवल यही है कि जो जिस साल में ड्यू होगा उससे हम अकाउंटिंग में उसी साल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जितना हमारी सेल होगी उतना ही दिखाएंगे उस साल का, भले रियलाइज ना हो। जितना एक्सपेंस मेरा उस साल अप्रूव हुई है उसको उस साल दिखाना है, भले मैंने पेड किया हो ना। अनपेड है, अनपेड को भी दिखाएंगे। तो अक्रूवल यही है। If nothing has been written about the fundamental accounting assumption in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in their preparation of financial statement। बोलता है अगर नहीं भी मेंशन हो तो भी हम लोग मान के चलते हैं कि ऑलरेडी जो है ये अबाउट द फंडामेंटल अकाउंटिंग, अगर कुछ नहीं मेंशन है फिर भी हम मान के चलते हैं कि statement, then it is assumed that they have already been फॉलोड इन द प्रिपरेशन। ये एज्यूम किया था कि ऑलरेडी फॉलो किया है। अगर नहीं मेंशन है तो भी मैं एज्यूम करते हैं कि फॉलो किया गया है। हाउएवर इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग इज नॉट फॉलोड, देन दिस फैक्ट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज। अगर बोलता है हम इसमें से नहीं करते हैं, मतलब ये इप्सो फैक्टो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि हम ये फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने नहीं किया तो फिर बताना होता है कि हमने ये नहीं फॉलो किया। शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज करना अगर कुछ नहीं किया तो। इसके बाद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू हैव एनी रिकॉर्ड इन बोलता है दे आर structured financial presentation to the financial position and the performance of the enterprise, to have a record all business transactions and also to determine whether all these transactions resulted in either profit or loss। बोलता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और द फॉर द पीरियड, ठीक है। ऑल द एंट्री विल बी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो फिर जो भी एंट्री है ना, या तो P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही बोलता है कि पूरे साल के जो भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करना होता है इवेंट का,
और उसको इधर हम लोग पीएनएल में लेके जाते हैं, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, तो बैलेंस शीट में जाता है। ये वही बोला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में द एम ऑफ क्या है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल द एम ऑफ अकाउंटिंग इज, एम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, to keep systematic record to ascertain financial performance and financial position of any entity, and to communicate the relevant financial information to the interested user। communicate करना कैसे करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट के रूप में, पीएनएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। यही है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव क्या है देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आर द एट्रीब्यूट्स, क्या है एट्रीब्यूट्स दैट मेक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल। क्या करता है, यूजफुल बनाता है इंफॉर्मेशन को। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाता है। बोलता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आर द एट्रीब्यूट्स दैट मेक द information provided in the financial statement useful to user। The following are the important qualitative characteristics of the financial statement: understandability, an essential quality of the information provided in financial statement। बोलता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब था कि जिसको जो अंडरस्टैंड किया जा सकते हैं, इस फॉर्मेट में देना है कि कोई भी उसको अंडरस्टैंड करें। An essential quality of the information provided in financial statement is that it must be readily understandable by user। यूजर जो है readily understand, उसको बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़े, नॉर्मल जो यूजर है वो इजीली समझ लें कि क्या है इंफॉर्मेशन। For this purpose, it is assumed that user have a reasonable knowledge of business। For this purpose, it is assumed that user has reasonable knowledge of business, बिजनेस का नॉलेज, थोड़ा रीजनेबल बिजनेस का नॉलेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग एंड स्टडी द इंफॉर्मेशन विथ रीजनेबल डिलीजेंस। तो बोलता है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यूजर को थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होगा, बट इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर ले। Information about complex matter that should be included in the financial statement because of its relevance to economic decision making। आगे क्या बोला, information about complex matters that should be included in the financial statements because of its relevance। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है तो भी हम डाल सकते हैं, अगर उसका जो है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट आने वाला है तो उसे हम दे सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी है, उसके बाद क्या है, बोला रेलिवेंस क्या बता रहा है कि टू बी यूजफुल, इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ भी डाल दें जो यूजर को यूजफुल है ही नहीं उसको डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमें वो डालना है, डाटा इंफॉर्मेशन वो देना है, दिखाना है पीएनएल में, बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में, कि जो यूजर के लिए यूजफुल हो। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स, टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर्स। इंफॉर्मेशन है तो क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस व्हेन इट इज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन। बोलता रेलिवेंट कौन सा है, तो इंफॉर्मेशन है तो क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस, क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस तब चेक किया जाएगा जब ये इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजन, जब इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो वो रेलिवेंस है। वो इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक डिसीजन को रेलिवेंस करे, के लिए रेलिवेंस हो या इम्पैक्ट करे या इन्फ्लुएंस करे तो वो रेलिवेंस है। जो इन्फॉर्मेशन क्या है इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो वो रेलिवेंस है।
ये है the predicting and confirmatory. The predicting and the confirmatory role of information are interrelated. ठीक है, ठीक है, आगे और देखते हैं क्या क्या है. For example, information about the current level and the structure of asset holding has value to user. For example, information about the current level and structure of asset holding has value to user when they in the endeavor to predict the ability of the enterprises to take advantage of opportunity. बोलता है कितना होल्डिंग है एसेट का, करंट लेवल पर कितना होल्डिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट, ये दिखाना रेलिवेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे जो है फाइनेंशियल यूजर जो है डिसीजन लेगा कि अपॉर्चुनिटी जो है अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएगा कि नहीं. अगर उसके पास एसेट है नहीं, इन्वेस्टमेंट, उसके पास फंड है ही नहीं, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मटेरियलाइज कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए फंड चाहिए. तो इसलिए बोलता है कितना उसका एसेट होल्डिंग है वो दिखाना चाहिए. रेलिवेंस हो गया, यही वो रेलिवेंट बोलता है. जो रेलिवेंट है, रेलिवेंट क्या है, तो जो इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, वो रेलिवेंस है. रिलायबिलिटी, अब ये सबसे बहुत बड़ी चीज है कि रिलायबिलिटी. जो बोलता है इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल होना चाहिए. रिलायबल इन द सेंस कि ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए. टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error. अब ये कब बोलेगा कि रिलायबल है, तो when it is free from material error. Reliability when it is free from material error and bias, material error और bias से free हो, and can be dependent upon by user to represent faithfully. बोलता है ये material error free from material error होना चाहिए and can be dependent upon by user to represent faithfully that which is either purposed to represent or could reasonably be expected to be represent. बोलता है जो फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस होना चाहिए और जिसपे जो है यूजर फेथफुली रिलाई करे, एक्सपेक्ट करे कि या तो ये सही है या ये उम्मीद है कि सही होगा, एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट. उसके बाद कंपेरेटिव में क्या बोलता है कि यूजर मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. बोलता है यूजर जो है कैपेबल होना चाहिए, इसकी मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज थ्रू टाइम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन. अब ये देखिए क्या है, कंसिस्टेंसी यहाँ आ जाता है. यूजर कब कंपेयर कर सकता है, थ्रू टाइम. थ्रू टाइम मतलब हो गया कि आपका ही 2-3 साल का फाइनेंशियल लेके कंपेयर करे, तो 2-3 साल का तभी कंपेयर कर सकता है ना जब आपका अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहेगा. अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बीच में चेंज हो जाएगी, तो रिलेवेंस ही नहीं रहा. अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कहाँ से डिसीजन ले पाएगा. तो इसलिए बोलता है कंपेरेटिव तब होगा जब वो कंसिस्टेंसी हो. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रहा है, तो यूजर क्या करेगा कि टाइम उसको कंपेयर करेगा थ्रू टाइम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2-3 साल का लेके देखेगा ग्रो हो रहा है तो कितना परसेंट से ग्रो हो रहा है. परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो जो भी है फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो भी चेक कर रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है. यूजर मस्ट आल्सो बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइज. अगर इंटरप्राइजेज जो है, जो इंडस्ट्री है उसमें सारे जो ये है, सारे जो कंपनी एंटिटी है सब जो है सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगा, तो दूसरे एंटिटी से ये कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, मटेरियलिटी क्या है. द रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय मटेरियलिटी. मटेरियलिटी है वही जो डिपेंड करता है, आपको पहले देखना पड़ेगा मटेरियल है या नहीं है. मटेरियल वही है
जो इसका जो इंफॉर्मेशन यूजर को फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे वही मटेरियल है। अगर वो उसका इम्पैक्ट अगर है डिसीजन लेने पे, कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट डाल रहा है, तो फिर वो मटेरियल है और उससे डिस्क्लोज आपको करना है। तो अगर इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ मिस स्टेटमेंट बोलता है, ये मटेरियल वो इंफॉर्मेशन है अगर उसको मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, अगर उसको दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, तो इकोनॉमिक डिसीजन अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो मटेरियल है, उसे शो करना है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट it either purpose to represent or could reasonably be expected to represent। बोलता है फेथफुली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो है बिजनेस में, उसे फुल रिप्रेजेंट होना चाहिए, शो करना चाहिए। और क्या है, बोल रहा है कि इवेंट ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स इट एदर purports to represent or could रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट, या तो कर रहा है या एक्सपेक्टेड है कि करेगा। बस तो जो भी मोस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फेथफुली हमें रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अ बैलेंस शीट शुड रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट रिजल्ट इन एसेट, जो भी एसेट का ट्रांजैक्शन है, कैश लिया, लोन लिया और लायबिलिटी, लोन पे किया, liability and equity of the enterprise at the reporting date which meet the recognition criteria. Most financial information is subject to some risk of being less than faithfully representation of that which it purpose to portray। अब यहाँ मेटेरियलिटी भी आता है, फेथफुली वही है कि हाँ जो मेटेरियलिटी एप्लीकेबल है उसी को फेथफुली दिखाएंगे, 100% आप दिखा नहीं सकते, बट जो रिलेवेंट है मटेरियल है उसे जरूर दिखाना है। सब्सटेंस और फॉर्म क्या है, सब्सटेंस और फॉर्म में क्या है कि बोल रहा है अगर कुछ ट्रांजेक्शन है और वो मटेरियल है, अगर आपने उसे इकोनॉमिकली आपने एग्जीक्यूट कर दिया है तो आपको बैलेंस शीट में उसे शो करना है, भले ही फिजिकली आप उसे ऑब्टेन नहीं किया हो। जैसे कोई आपने क्या किया है कि कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट कर दिया बट आपका लीगली उसमें होल्डिंग नहीं हुई है, आगे होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ हो गए, 10 दिन के बाद होगा, तो फिर भी चूंकि वो सब्सटेंशियल पोर्शन है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो उसे बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। या कोई एसेट आपने परचेज किया जिसका आपने लगभग पेमेंट कर दिया, हाई वैल्यू है, बट आपको वो आपके यहाँ आया नहीं है, अभी आने वाला है, एजन बैलेंस शीट नहीं आया, आने वाला है, फिर भी उसे दिखाएंगे क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट आएगा। If information is to represent faithfully the transaction and other events that is proposed to represent, it is necessary that they are accounted for and present in accordance with their substance and economic reality। मतलब आपने पे कर दिया, आपके पास पेमेंट का प्रूफ है, यानी आपने इकोनॉमिक रियलिटी है, एंड नॉट मेयरली द लेयर फॉर्म, ये नहीं कि जब तक आपका आ जाए, आपके यहाँ आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आने की बात करेंगे। या आपने कोई जो लैंड है, लैंड के लिए आपने डिपॉजिट दे दिया, भले आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, पैसा आप दे चुके हैं, तो आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। ये नहीं कि लीगल अब नहीं बात नहीं दिखाएं, आपका आपने पे कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा ही, तो आपको दिखाना है। ये वो न्यूट्रलिटी बोलता है। न्यूट्रलिटी क्या है, जो पार्शियलिटी नहीं हो, तो ये टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी न्यूट्रल, न्यूट्रल एज इट इज होना चाहिए। जो हम लोग एंट्री लेते हैं एज इट इज, कोई अकाउंटेंट का बायस नहीं होता, मैनेजमेंट का बायसनेस नहीं होता है, जो एज इट इज मैंने पेमेंट किया, परचेज किया, पेमेंट देखिए तो बस आराम से एंट्री वही मारना है, उसको कहीं भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है अपना पर्सनल ओपिनियन से। डेट इज फ्री, जो भी ट्रांजेक्शन फ्री फ्रॉम बायस, free from bias। Financial statements are not neutral if by the selection or representation of information they influence the making of decision or judgment in order to achieve a predetermined result or outcome। ऐसा नहीं है कि हम उसको इन्फ्लेट करके दिखाएं इनकम को या एक्सपेंस को कम करके दिखाएं, ताकि जो सामने वाला डिसीजन है, जो इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज हो जाए। जो एज इट इज है हमें उतना ही दिखाना, ना तो ज़्यादा ना कम।
फिर प्रूडेंस क्या है, प्रूडेंस आप पहले ही पढ़े, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है। जो इसमें क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू कंटेंट विद अनसर्टेनिटी एंड इनवेबिलिटी। जो भी अनसर्टेनिटी होने वाला है एक्सपेंस में या कुछ मुझे लॉस होने वाला है जैसे बाय डेबिट का, तो उसे हमें रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि वो पहले होते आया है कि 2% 4% डूबता ही है, तो एक एस्टिमेटेड जो होगा हमें अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन कोई अगर फेवरेबल आउटकम है तो उसे हम प्रोविजन नहीं लेते हैं जब तक एक्चुअल होना जाए। तो वही कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल के बारे में दिया हुआ है, डेबिट के बारे में अब नहीं होता है तो कुछ परसेंटेज हम लोग उसको एज ए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। Such uncertainty are recognized by the disclosure of their nature and extent and by the exercise of prudence in the preparation of the financial statement. However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of a hidden reserve. Hidden reserve के लिए नहीं है, और excessive provision, the deliberate जानबूझ के मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट नहीं, एसेट को कम जानबूझ के नहीं करना, इनकम कम नहीं कर सकते हैं। जो मतलब क्या बोलते हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो प्रूडेंस है उतना करेंगे, जानबूझ के ये मिस स्टेटमेंट नहीं करना है, जो लॉजिकल है उतना ही करना है। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, उसमें क्या है, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर में देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये क्या है फुल एंड फेयर, वो देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द reliable and relevant information about the business enterprises to the management and also to their external user for which they are meant, which in turn will help them to take a reasonable and rational decision. For it is necessary that financial statements are prepared in conformity with the generally accepted full fair and adequate disclosure कब तब मनाया जाएगा जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कैसे बनाया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड in conformity with generally accepted accounting principles, that is the information is accounted for and represented in accordance with the substance। ठीक है। कंप्लीटनेस लास्टिंग है। कंप्लीटनेस क्या है कि टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट विथ, कंप्लीटनेस बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट विद इन अ बाउंड ऑफ मटेरियलिटी एंड कॉस्ट। जितना उसमें एक्चुअल मटेरियल लगा है, जितना उसमें मतलब कॉस्ट जितना लगा है उतना उसको बुक करना है, ना कि उससे कम करना है, ना कहीं और चार्ज करना है। इनोवेशन कैन कॉज इन्फॉर्मेशन टू बी फॉल्स, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। पहले हम इंस्टॉलेशन का कॉस्ट में ऐड ही नहीं किया, हमने ट्रायल रन का एसेट में कॉस्ट ऐड ही नहीं किया, तो क्या होता है ओमिशन हो गया, उसको प्रॉपर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इसीलिए वो कंप्लीट नहीं है, रिलायबल एंड एफिशिएंसी। इसीलिए जो भी है किसी एसेट का, किसी भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन का कॉस्ट, सारा कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करना होता है, फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।